स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, स्टडी IQ IAS में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय और जैसा कि लगातार वीडियोस में हम बात कर रहे हैं, फाउंडेशन बैच 2 UPSC PT प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच 2 ऑलरेडी अनाउंस्ड है। 11 जुलाई से इस बैच में शुरुआत होगी पढ़ाई की और सुबह 8 बजे का ये बैच है। एडमिशन्स ओपन हैं और इसके अलग अलग फीचर्स को हम इसलिए समझने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग लोगों के साथ, ताकि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो, आपको पता रहे कि इस कोर्स में एग्जैक्टली आपको क्या मिलने वाला है और किस तरीके के फायदे होने वाले हैं। तो आज मेरे साथ बैकएंड की पूरी टीम को संभालने वाले और उस पर काम करने वाले लोग मौजूद हैं। इनके साथ एक बहुत बड़ी टीम है और मेरे साथ कौन कौन लोग हैं, सबसे पहले उनका परिचय कराऊंगा, फिर उनसे एक एक करके पूछेंगे कि इन फीचर्स को कैसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले हैं फुरकान, ठीक है, फिर इधर राहुल हैं, यहाँ हैं दिनेश और स्वर्ण। इन चारों लोगों से बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फुरकान आपके पास आएंगे और ये जानना चाहते हैं कि इस पूरे कोर्स का शेड्यूल किस तरीके से डिसाइड किया गया है और क्या विजन है। जब हमने पहला बैच लॉन्च किया था, वो स्टडी IQ का फर्स्ट एवर लाइव बैच था। ट्रेमेंडस रिस्पांस मिला हमें, काफ़ी ट्रेमेंडस रिस्पांस। बच्चों ने ज्वाइन किया, सराहा, क्लासेस हुई और इतने ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे। अब क्योंकि बैच क्लोज हो गए थे 25 को, ठीक है, तो अब एक ऑब्वियस डिसीजन ये था कि लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट बैच। एंड इसी को हमने प्लान किया कि जो हमारा सेकंड बैच होगा, इट स्टार्ट फ्रॉम 11 जुलाई और क्लासेस सुबह में होंगी 8 AM। अब क्योंकि ये पूरे 10 महीने का कोर्स है, तो इसको प्लान और डिज़ाइन ऐसे किया गया है कि जितने भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ये पहले आपके हो जाए, ठीक है, ताकि एक जो कैंडिडेट है ही शुड बी कॉन्फिडेंट विथ हिज प्रिपरेशन कि यार हाँ, मैंने स्टैटिक में हमारा हो गया है। इसके साथ साथ आपको जो बाकी जो फीचर्स हैं, जो मेरे टीममेट्स यहाँ पे दे विल एक्सप्लेन यू, बट ऑल इन ऑल मैं ये कहूँगा कि जो पूरा शेड्यूल है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि बच्चे के प्री से पहले, मतलब अराउंड 31 मार्च के अराउंड ही शुड बी डन विद द GS सिलेबस। मतलब उसके GS के जो पूरे सिलेबस है वो हो जाए ख़त्म कॉम्प्रिहेंसिवली और वो अपनी प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंट रहे। और तभी तो हम शायद, हमारा जो स्टडी IQ का मेन है कि तैयारी हुई और हुई अफोर्डेबल। तो ये पूरा 10 महीने का कोर्स है आपका, और अगर मैं ये कहूँ कि मैं कब तक देख सकता हूँ, सारे वीडियोस कब तक मेरे लिए एक्सेसिबल रहेंगे? तो जो कोर्स है, ये कोर्स आपके ऐप पे 18 मंथ्स तक अवेलेबल होगा। तो प्री एंड फिर प्री के बाद जो मेंस, तब भी ये कोर्स आपके लिए एक्सेसिबल होगा। आप इसमें वीडियोस देख सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं, लेक्चर नोट्स, हैंडआउट्स, ये सब चीज़ें हैं। 31 मार्च तक मान लीजिए मेरा कोर्स खत्म हो गया और PT की तैयारी, सामने PT होगा, फिर स्टडी IQ के इस बैच से मुझे क्या प्रॉफिट है फिर? नहीं, तो 31 मार्च को जब आपकी तैयारी खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम प्रीलिम्स के लिए एक स्पेशल रिवीजन टाइप के बैच लाएंगे, जिसमें आपके ईयर के जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे वो बताए जाएंगे। और हमारे एक सक्सेस रहा है SIP, द सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, जो हमने पहले लॉन्च किया था। उससे काफ़ी ज़्यादा सवाल आए थे इस बार प्रीलिम्स में एंड उसका हिट रेशो काफ़ी अच्छा था। तो उसी को डिज़ाइन किया हमने इस तरह से कि एक बार जब कैंडिडेट का फाउंडेशन हो जाए, तो उसके बाद ही कैन वर्क ऑन द SIP मॉड्यूल, और वो एकदम प्रीलिम्स के लिए, जिसको कहते हैं ना बैटल रेडी, एकदम वो तैयार रहेगा। तो ये SIP मॉडल इस कोर्स का पार्ट है? यस, वो इस कोर्स के साथ ही हम। ठीक है, मतलब 10 महीने का कोर्स जैसे आपका पूरा हुआ, उसके बाद आपको प्रीलिम्स की तैयारी के लिए SIP मिल जाएगा और आप पूरे साल के घटनाक्रम को एक जगह देख पाएंगे। जी बिल्कुल। ठीक है, अगर मैं हैंडआउट की बात करूं तो किस तरीके से बन रहे हैं? मुझे सबसे अच्छा फीचर जो इसमें लगता है, चलते हैं स्वर्ण के पास, सबसे अच्छा फीचर मुझे जो लगता है, मैंने देखा भी कि हैंडआउट जो हैंडमेड बना हुआ है वो बहुत शानदार है, खूबसूरत राइटिंग में, और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इस तरह से क्रक्स उसके नोट किए गए हैं, कीवर्ड्स नोट किए गए हैं। एक सवाल हमेशा बच्चे पूछते हैं कि नोट्स कैसे बनाएं, उसका जवाब भी वो हैंडआउट है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं, कि जब मैं भी तैयारी करता था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मटेरियल बहुत सारा है और उसे कैसे कंसाइज वे में मैं अपने पास रखूं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी हैं, बेसिक बुक्स हैं, और वो एक साल में कवर कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है अगर आप पढ़ाई लगातार कर रहे हैं तब भी। तो हम क्या कर रहे हैं कि जितना भी मटेरियल रिक्वायर्ड है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम सारा आपको एक जगह दे रहे हैं इन द वर्ड फॉर्मेट और द पीडीएफ फॉर्मेट। तो ये तो है हैंडआउट की बात करें जब हैंडआउट से हैंड रिटन की, तो हैंडआउट जो है वो आपको क्लास के पहले मिलेंगे, तो वो कॉम्प्रिहेंसिव होगा उस पर्टिकुलर टॉपिक का। मतलब अगर आपने हैंडआउट पढ़ लिया तो आपको, मुझे नहीं लगता कहीं और किसी सोर्स पर जाने की ज़रूरत है। अब अगर मान लिया आपने वो हैंडआउट पढ़ लिया, तो अब क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि यार जब मैं एग्ज़ाम में जाऊँगा तब क्या मैं इतनी बड़ी बुकलेट पढ़ लूँगा? तब मेरा आंसर है नहीं। तो मैं उसके लिए क्या सॉल्यूशन है मेरे पास? उसके लिए मेरे पास सॉल्यूशन है हैंड रिटन नोट्स। वो जो हैंड रिटन नोट्स हैं, जैसे ही आप एग्ज़ाम के पहले की जो तैयारी है उसमें वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें कीवर्ड्स का कंपाइलेशन है, टोटल जितने भी मेंस के रेलेवेंस पॉइंट्स हैं वो उसमें हैं, रेडी टू रिवीजन है, और इस सब को पढ़ने के बाद आपका जो लर्निंग आउटकम होगी वो बहुत बेहतर होगी, ये हमारा विश्वास है। ठीक है। मतलब दो तरीके के नोट्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ एक जी। तो हैंड मेड नोट्स हो गए, मैं समझूं कि उसी क्लास के नोट्स हैं ना ये? हाँ, जैसे उसी आज क्लास मैं के। क्लास ले रहा हूँ तो उस क्लास का आप एक हैंडमेड नोट्स देंगे, जैसे बच्चे बनाते हैं, स्टूडेंट्स अपनी कॉपी पे बनाते हैं। तो डेली रिवीजन में भी इसका इस्तेमाल होगा हाँ, फिर? डेली रिवीजन में भी उसका इस्तेमाल होगा। पहले आपने हैंडआउट पढ़ लिया, हैंडआउट के बाद आपने अपनी क्लासेस पढ़ ली, क्लासेस के बाद आपको बार बार उस साइकिल में नहीं जाना, फिर आपको सिर्फ हैंड रिटन नोट्स पढ़ने हैं और वही कीवर्ड्स याद रखने हैं, जिससे आपका जब भी आप एग्जाम में जाएं आपकी रिकॉलिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, और उससे आपका जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनकी जो हिट रेशो है वो भी बढ़ेगा। ठीक है। दिनेश, आपसे अगर मैं बात करूं, एक प्रोग्राम है CAP। सबसे पहले मैं जानना ही चाहता हूं कि CAP प्रोग्राम किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, क्या खासियत है, कितने लोग काम कर रहे हैं इसमें, ठीक है, और कैसे प्रीलिम्स आजकल आयरन गेट है इस पूरे एग्ज़ाम का, ये सब कोई जानता है। तो ये CAP प्रोग्राम किस तरीके से PT क्रैक कराने में मदद करेगी? जी, CAP जैसे नाम ही बताया जाता है, करंट अफेयर्स प्रोग्राम है। तो करंट अफेयर्स का एग्ज़ाम रिलेवेंस सबसे ज़्यादा हो चुका है। आप देखेंगे कि स्टैटिक सिलेबस और करंट अफेयर्स दोनों में एक पैरिटी लेकर चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम पिछले 10 साल का पेपर प्रीलिम्स का भी देखें और इनफैक्ट मेंस का भी देखें, तो उसमें 50% जो है अब एक बैलेंस UPSC ने क्रिएट किया है। हम देख सकते हैं कि धीरे से उन्होंने करंट अफेयर्स का जो तरीके का क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो डायरेक्ट करंट अफेयर्स भी पूछ रहे हैं, एट द सेम टाइम करंट अफेयर्स अप्लाइड इन स्टैटिक सिलेबस। तो ये दो तरीके के क्वेश्चंस आजकल पूछे जाते हैं। तो इवन दो आपको स्टैटिक सिलेबस हम कवर करके दे रहे हैं, अगर आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर आप जो है पूरा आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं होगी। तो इसलिए जो है हमारी पूरी टीम है अराउंड 18 से 20 लोगों की, जो मल्टीपल सोर्सेज को कवर करके उनका जो है डेली बेसिस पे हम आर्टिकल स्कोर्स करते हैं, पता करते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, कौन से एग्जाम रेलेवेंट आर्टिकल्स हैं, और फिर उसके जो है हम समरी बनाते हैं और उसके बाद इसको जो है इन अ कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव वे हम उनको प्रोवाइड करते हैं। तो करंट अफेयर्स प्रोग्राम में हम जो है हमारा प्राइमरी फोकस जो है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं, जैसे द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, अब उनमें जो भी स्पेसिफिक चीज़ें आती हैं, जैसे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन है, इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड सेक्शन है, तो इस पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। एट द सेम टाइम एडिटोरियल भी जो है हम इनमें काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं। एक बहुत ही अच्छा फीचर करंट अफेयर्स प्रोग्राम में ये है कि हम इसको एक एग्जाम्पल ड्रिवन अप्रोच में भी लेके चल रहे हैं। ओके। जैसे आप देखेंगे मेंस लिखने वक्त आखिर में लोगों को लगता है कि हम इसमें एग्जाम्पल्स क्या करें, गवर्नेंस का कोई एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा है कि क्या डालें। आपने करंट अफेयर्स इशू बेस तो पढ़ लिया है, मगर एग्जाम्पल्स जब तक आप ऐड नहीं करोगे तब तक आपके मेंस के आंसर्स में मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। तो हमने जो एक एग्जाम्पल सेक्शन उस पर डाला है। फिर उसके बाद एक और सेक्शन हमने क्रिएट किया है कॉन्सेप्चुअल IQ, जिसमें अब हम जैसे फर्स्ट टाइमर्स तैयारी कर रहे हैं स्टैटिक सिलेबस का, बट हो सकता है कि हम पॉलिटी से स्टार्ट कर रहे हों और हमारा जो करंट अफेयर्स आर्टिकल इकोनॉमी का आ रहा होगा। तो अब जो है स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम फेस होगा इनिशियली कि वो जो है इकोनॉमी का जब तक उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो कैसे कवर करेंगे इस टॉपिक को। तो इसके लिए हमने कंसेप्चुअल IQ का एक पार्ट दिया है, जिसमें हम थोड़ा सा स्टैटिक सिलेबस भी जितना रेलेवेंट है उतना हम प्रोवाइड करते हैं। रही बात डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट की, तो हम इसको दो तरीके से कर रहे हैं। एक है जो हम उनको हैंडआउट्स दे रहे हैं, जो करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स हैं
इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है कि मेंस ओरिएंटेड आर्टिकल्स कौन से हैं और प्रीलिम्स ओरिएंटेड आर्टिकल्स कौन से हैं। एट द सेम टाइम हम इसको वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में भी बता रहे हैं। तो जो हमारी फैकल्टी है वो डेली बेसिस पे आपको जो करंट अफेयर्स है उसको सब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट पे रख के आपको समझाएंगे, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। फ्रॉम डे वन इटसेल्फ आपको करंट अफेयर्स को कैसे अप्रोच करना है, आपको नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं और इसका कंपाइलेशन भी हम जो है मैगजीन के फॉर्म में इन फ्यूचर अभी हम प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी करंट अफेयर्स के मॉड्यूल में। ठीक है। बतौर स्टूडेंट एक तो टाइम मैनेजमेंट एक बड़ा इशू है, फिर ऐसे में लगता है कि क्यों ना 1 महीने का कि मैगजीन ही पढ़ लें। जी, मैगजीन में सारे इन्फॉर्मेशंस तो आते ही हैं। दूसरा, मैं कैप में देख रहा था कि कैटेगराइजेशन पर बहुत ज़्यादा वो दिया गया है, फोकस किया गया है, जैसे किस पर्टिकुलर पेपर से है, मेंस में भी कहाँ पर इम्पोर्टेंस है, तो इसकी डिज़ाइनिंग किस तरीके से फ़ायदेमंद होगी? देखिए आजकल जो क्वेश्चंस कमीशन पूछ रही है वो काफ़ी डायनामिक हो गई है। अगर आप देखोगे अर्बनाइजेशन का जो क्वेश्चन है, टॉपिक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्कीम है आवास योजना ज्योग्राफिकल एंगल से भी पूछा जा सकता है, इकोनॉमिकल एंगल से भी पूछा जा सकता है और फॉर दैट मैटर गवर्नेंस के एंगल से भी पूछा जा सकता है। तो जब हम ये टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, अगर इस पे कोई आर्टिकल आता है तो हम डिटेल में बता देते हैं कि ये जो टॉपिक है, ये इशू जो है, ये कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप इंटर रिलेट करके किसी टॉपिक को नहीं समझेंगे, किसी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आपकी तब तक आपकी वाइड नहीं होगी। तो आपको करंट अफेयर्स जो है दोनों एंगल से पढ़ना है। एक बर्ड्स आई व्यू चाहिए जिसमें आप एक टॉपिक को हर जगह कनेक्ट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम माइक्रो लेवल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, जिससे आप जो है स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर आते हैं किसी स्कीम का या किसी इशू का, उसको आप टैकल कर सकते हैं। तो ये रही बात कि हमने किस तरीके से कैटेगराइजेशन हैंडल किया है। दूसरी बात ये है कि हमने इसकी कवरेज कैसे की है। देखिए मैगजीन पढ़ना अब जो है वो ट्रेंड से बाहर की तरफ जा रहा है। मैगजीन कैन बी अ रिवीजन मॉड्यूल, बट उसके बेसिस पे आप कभी भी जो है रिलाई नहीं कर सकते हैं। मैगजीन पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर करने का दौर जो है वो ऑलमोस्ट छूट गया है, ख़त्म हो चुका है। यूपीएससी चाहती है कि स्टूडेंट्स एवरी डे एफर्ट लगाएं और हिंदू एटलीस्ट एक पेपर रीड करें। तो इसमें दो फ़ायदे होते हैं। एक, जब आप हिंदू के आर्टिकल्स पढ़ते हैं या इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी एक न्यूज़पेपर आप पढ़िए, इससे आपकी जो है कॉम्प्रिहेंशन की जो एबिलिटी है वो इंक्रीज़ होती है, आपका जो रिक्वायर्ड लैंग्वेज स्किल है वो डेवलप होता है। एट द सेम टाइम आप ज़्यादा टाइम जो है, स्टूडेंट्स ये भी लगते हैं कि मुझे 2 घंटे लग रहे हैं हिंदू के नोट्स बनाने के लिए, तो ये जितने प्रॉब्लम्स हैं ये हम सॉल्व कर दे रहे हैं आपके लिए। तो टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हमारी फैकल्टी प्रोवाइड करेगी, नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे। आपको सिर्फ जो है एक बार फॉर द सेक ऑफ सेल्फ फुलफिलमेंट कि आपने जो है लैंग्वेज को रीड किया है, आपने न्यूज़ को कॉन्टेक्स्ट में समझा है, इसलिए आप एक न्यूज़पेपर, हम तो सजेस्ट करेंगे कि आप कोई एक न्यूज़पेपर आपको जो अच्छा लगता है वो आप रीड करिए। और रही बात डिलीवरी और कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम की, करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपको जो है पूरा योजना, कुरुक्षेत्र, ऑल इंडिया न्यूज़ और पीआईबी, इसमें से भी जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे। तो आपको एक्सपेंशन ऑफ कवरेज की चिंता ना करें, आप एक न्यूज़पेपर पढ़ें, उससे आपकी लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन स्किल को इम्प्रूव करें। और सीरीज़ में जितने भी वीडियोस आ रहे हैं डेली बेसिस पे, आप उसको 45 मिनट्स का हमारा एक लेक्चर वीडियो होता है, तो उसको आप अटेंड करें और उसका नोट्स रिवाइज करें। दैट विल बी मोर देन इनफ। ठीक है। राहुल, जब बात पीटी की करेंगे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एमसीक्यू पर बात करना, और एमसीक्यू सीरीज़ को लेकर बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं। प्रीलिम्स को लेकर मैं देख रहा हूँ वीकली टेस्ट सीरीज़ की भी बात है। ये पूरा आप प्रोसेस समझाइए और क्या इम्पोर्टेंस है इस पूरे डिज़ाइनिंग का, ये भी बताइए। जी, थैंक यू। मैं पूरा प्रोसेस एमसीक्यू का एक बार बताने से पहले मैं हमारी ऑडियंस को और जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि जो हमारा बैच 1 था, उसको जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, हमें ज्वाइन करने वाला बच्चा जम्मू कश्मीर से भी था, हमें तमिलनाडु, केरला, अंडमान से बच्चों ने ज्वाइन किया है, हमें बच्चों ने राजस्थान से ज्वाइन किया हुआ है, हमें बच्चों ने इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे, जिसको हम लोग जानते नहीं है, वहाँ से ज्वाइन किया हुआ है, त्रिपुरा से ज्वाइन किया हुआ है। तो जब आपको इतनी जगह से लोग आप विश्वास दिखाते हैं, तो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कई गुना बढ़ जाती है। और जैसा कि फुरकान ने कहा, और वो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जैसा फुरकान बता रहे थे कि उनको बैटल रेडी रखना है हमें। तो जो ये हमारा एमसीक्यू है वो बच्चों को बैटल रेडी रखने के लिए है। अगर प्रीलिम्स नहीं हुआ तो आपका सारा एफर्ट जो है चला जाता है। तो जब बच्चे तैयारी करते हैं तो उसमें क्या होता है, बच्चे रीड करते हैं, रिवाइज करते हैं और उसे रिटेन करते हैं। लेकिन इस दौरान जो एक चीज़ छूट जाती है
वो होती है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप नहीं हो पाती है, बच्चों को ऐसा लगता है वो पढ़ रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, जैसा कि यूपीएससी कीवर्ड्स के साथ खेलती है, बच्चे समझ रहे होंगे जो चीज़ देख रहे हैं, एंड के साथ, ओनली के साथ, ऑलवेज के साथ, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारा जो एमसीक्यू मॉड्यूल है उसमें सॉल्व होंगी। जैसा फुरकान ने कहा हमारे पे सक्सेस इन प्रीलिम्स है, स्वर्ण जो भी हमारा सारे हम पीडीएफ दे रहे हैं, पीपीटी दे रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स दे रहे हैं, और जो हमारा कैप जा रहा है, आप उसे पढ़ तो रहे हैं, आप उसे देख तो रहे हैं, लेकिन आप उसमें से क्लैरिटी कितना ले रहे हैं, उस चीज़ के लिए जो है हमने हमारा एमसीक्यू लॉन्च किया हुआ है। तो एमसीक्यू एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी देगा, एक एग्ज़ाम का ओरिएंटेशन देगा, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये जो है आपका हिट रेशियो बढ़ाएगा। जो आप टॉपिक कवर कर रहे हैं उसमें आपको कितना समझ आ रहा है यूपीएससी के ओरिएंटेशन पे। और मुझे लगता है जो एमसीक्यू का क्वालिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो यूपीएससी से मैच करता है। आप क्वेश्चंस तो दिन में कितने भी लगाते जाइए, लेकिन अगर वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है वो क्वेश्चंस, तो कोई फ़ायदा नहीं। तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप चाहे दिन में 100 लगाइए, 1000 लगाइए, लेकिन अगर वहीं पे आप 50 लगाएं, जैसा कि जो हम अपने वीकली मॉड्यूल में दे रहे हैं, वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, वो हिट कर रहा है, जो नेचर ऑफ डिमांड है, जैसा कि दिनेश ने कहा कमीशन ये का। एमसीक्यू सीरीज और वीकली मॉडल, जी हाँ, ये कैसे अलग है? मतलब एमसीक्यू हम कब प्रोवाइड कराते हैं, हर क्लास के अंत में, या फिर कैसे इसको कैसे डिज़ाइन कैसे किया गया? जी हाँ, तो हम इस पे दोनों तरीके से जाते हैं। जैसा कि हमने कहा, हम अपने यूज़र के लिए हम चाहते हैं हम उसको सब दे दें, जितना पॉसिबल है हम उसको सारी चीज़ देना चाहते हैं। तो हम क्लास के लेसन के बाद भी उसको एमसीक्यू देते हैं, और एक वीकली समराइज करने के लिए उसने जितना पढ़ा है उसके लिए हम एक वीकली एमसीक्यू भी उसको दे देते हैं। तो और इससे हमें पूरा विश्वास है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है, उनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ेगी, उनका हिट रेशियो होगा, और मुझे पूरा यकीन है कि जब प्रीलिम्स के रिजल्ट्स आएंगे तो जो हमारा एमसीक्यू सेक्शन है उसमें जो विद्यार्थी हैं उसको बहुत बड़ा श्रेय जो है वो इस मॉड्यूल को देंगे जो हमारा एमसीक्यू है। इसके अलावा भी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है या यही है? जी हाँ, जैसा कि हमने कहा हम सब कुछ देना चाहते हैं जो भी पॉसिबल है, तो हमारी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ भी है। इसके अलावा इसके अलग से जो हम देते हैं वो स्पेशली आपका, जैसे जब आप वीकली टेस्ट लगा रहे हैं या आप डेली एमसीक्यू लगा रहे हैं, तो उसमें एक चीज़ रहती है कि वो आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप करती है, लेकिन जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपका टेम्परामेंट बिल्ड करता है। जब आप एग्ज़ाम में बैठ के जो गलतियाँ करते हैं, जो प्रेशर में करते हैं, जो एक टाइम बाउंडेशन में आप लगाते हैं, वो हमारी टेस्ट सीरीज़ आपको प्रोवाइड करेगी। तो मुझे लगता है कि अगर दोनों का बैलेंस लेके चलें तो तैयारी अफोर्डेबल ही नहीं होगी, तैयारी पूरी हो जाएगी। या जिसमें मैं अगर स्टूडेंट हूँ तो मैं आपके प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में 2 घंटे में पूरा पेपर लगाऊंगा? जी हाँ, ठीक जी है, हाँ। ठीक। मेंस की अगर बात कर लें, ये तो हो गई बात पीटी की। अब मेंस में सबसे बड़ा जो रोल रहता है वो रहता है मेंस आंसर राइटिंग का। तो आंसर राइटिंग को लेकर क्या योजना है, और आंसर राइटिंग में कैसे, अगर मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे आप कैसे इम्प्रूव करेंगे? मान लीजिए मेरा भी इनिशियल लेवल पर मेरी राइटिंग की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी नहीं है, तो इसको कैसे ट्रैक करेंगे, मुझे कैसे उस लेवल तक पहुंचाएंगे कि मैं मेंस में आंसर अच्छा लिख पाऊँ, मार्क्स ले के आ पाऊँ? देखिए, जब भी कोई न्यू एस्पिरेंट होता है जो प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, अगर आप उससे एक सवाल पूछिए कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, तो उसका जवाब एक ही होता है, आंसर राइटिंग। क्यों? किताब तो वो पढ़ पढ़ लेता है 4-5। अब जैसे कि मैंने पॉलिटी पे, इफ आई हैव रेड 5 बुक्स, बट अगर मैं उसको कंसाइज करके 150 वर्ड्स का आंसर नहीं लिख पा रहा हूँ, तो क्या वो 5 बुक पढ़ना मेरा वर्थ है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए? बेशक उसमें को यू कैन गेन नॉलेज, बट इज़ दैट नॉलेज इनफ टू क्लियर द एग्ज़ाम? तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था हमारे सामने जब हम कोर्स को जब हमने डिज़ाइन किया कि चलिए हम बच्चे को इतनी सब चीज़ें दे रहे हैं, सो अगर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ठीक है, तो व्हाट इज़ द आंसर टू दिस? तो इसके आंसर में हमने लाया था ये कि एक मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम होगा हमारा। अब ये प्रोग्राम क्या है, हर क्लास में जो भी मेंस रिलेवेंट टॉपिक्स हैं वहाँ पर सवाल फैकल्टी देती है, स्टूडेंट उस सवाल के आंसर्स को लिखकर एक ईमेल आईडी पे स्कैन करके भेज सकता है। हमारी टीम, पूरी रिसर्च टीम बैठी हुई है, वो क्या करती है कि उस आंसर को चेक करती है और फिर इवैल्यूएट करती है, और फिर उस बच्चे को
एक पर्सनलाइज फीडबैक देती है कि देखो जैसे तुमने इंट्रोडक्शन में क्या इश्यूज थे तुम्हारे, या बॉडी में क्या मिसिंग पार्ट्स थे, अंडरस्टैंडिंग क्या थी क्वेश्चन की, ठीक है, क्या वे फॉरवर्ड लिखा जा सकता था उसमें, पर इस तरह के पर्सनलाइज फीडबैक देते हैं बच्चों को, ठीक है। इसके अलावा बच्चे अपने मेंटर्स को भी अप्रोच कर सकते हैं कि सर ये सवाल के बारे में, ताकि बच्चे को एक 360 डिग्री अप्रोच फीडबैक मिले मेंटर से, रिव्यूअर से, ठीक है। एंड धीरे धीरे जो है उसके स्किल को ट्रैक किया जाएगा कि वो कैसा लिख रहा है, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट है नहीं, जिस जिस तरह की इम्प्रूवमेंट है। तो ये हमारा आइडिया है मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम को, कि बच्चा जो है वो उसकी आंसर राइटिंग स्किल बढ़े, और दैट विल बी लिंक्ड विद स्टैटिक, क्योंकि फैकल्टी जो है वो हर क्लास में एक मेंस का सवाल देती है। अच्छा, जो भी उस टॉपिक को लिया है, डेली बेसिस पे जो भी उस टॉपिक को लिया है। अब जैसे कि कुछ टॉपिक हैं, जैसे इन्वायरमेंट में इकोलॉजी का टॉपिक हो गया, शायद उस टॉपिक से मेंस के सवाल नहीं आते हैं, तो शायद वो टॉपिक पे फैकल्टी नहीं दे पाएगी, बट जो मेंस रिलेवेंट टॉपिक्स है उसमें जो विच इज़ ऑलमोस्ट 80% ऑफ द फाउंडेशन कोर्स, यू विल गेट अ मेंस क्वेश्चन, और वो आप लिखिए और रिव्यू कीजिए, उसमें पर्सनलाइज फीडबैक मिलता है। ठीक है। मैं थोड़ा सा टीम के लोगों के बारे में भी जानना चाहता हूँ कि पूरे कोर्स के पीछे बहुत बड़ी बैकएंड टीम लगी हुई है, उनको चुनने के लिए क्या क्राइटेरिया बनाया गया है, उनकी अपनी एलिजिबिलिटी किस तरीके से तय की गई है? तो जो उनकी जो कंटेंट डेवलपमेंट में आने की मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपने या तो यूपीएससी के मिनिमम 3 मेंस लिखे हों, या फिर एटलीस्ट आपने एक इंटरव्यू जो है वो दिया हो। ये आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमारे लिए। तो पूरी टीम इस तरीके से स्ट्रक्चर की गई है। हाँ जी। ठीक है दिनेश, एक बात जो मैंने फैकल्टी से पूछी थी कि आज के दौर में जो मैं देख रहा हूँ ट्रेंड जिस तरीके से चेंज हो रहे हैं, क्या आपके पास, आपकी टीम के पास ट्रेंड को लेकर भी एनालिसिस है कि ट्रेंड एनालिसिस करके चीज़ें तैयार हो रही हैं, या फिर कई बार ये शिकायतें भी रहती हैं कि 4-5 साल से एक ही ढर्रे पर पढ़ाई हो रही है लेकिन ट्रेंड तो लगातार बदलता जा रहा है? जी देखिए, दो तरीके का अप्रोच हमने यहाँ में किया है विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स, और फॉर दैट मैटर बाकी जितने भी हमने प्रोग्राम्स जो अटैच्ड हैं लाइव कोर्स के साथ। एक होता है कि यूपीएससी बोलते हैं अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो ये एक होता है कि आप जो है हम ये नहीं गारंटी दे सकते हैं कि 100 में से 100 क्वेश्चन हमारे यहाँ से आएंगे, बट हम ये कोशिश कर रहे हैं पूरी तरीके से कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ट्रेंड है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। एट द सेम टाइम हम लोग जो है यूपीएससी को प्रिडिक्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो है पिछले 10 साल के जितने भी पेपर्स हैं उनको बहुत डिटेल में कवर किया है। एट द सेम टाइम यूपीएससी ने इससे पहले जब 2011 में पैटर्न चेंज हुआ है और 13 में भी जब मेंस का पैटर्न चेंज हुआ था, तो उस वक्त जिस तरीके से यूपीएससी ने करंट सिनेरियोज को देखते हुए क्वेश्चन बदला था, और इनफैक्ट फॉर दैट मैटर लास्ट 5 इयर्स में भी अगर आप देखोगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस चेंज होते जा रहे हैं, स्टैटिक का सिलेबस किस तरीके से उन्होंने मॉड्यूलेट किया है, करंट अफेयर्स की वैल्यू किस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन में डाला है, तो उसमें जो है हम पूरी रिसर्च टीम जो है हमारी मोर देन 30 लोगों की टीम है, जो हर क्वेश्चन फुरकान बता रहे थे कि आपको डेली का एक क्वेश्चन जो दिया जाएगा, वो ऐसा नहीं है कि इट इज़ फॉर अ फर्स्ट टाइमर कैन अटेम्प्ट इट, बट इट इज़ मेड विद द स्टैंडर्ड ऑफ द कमीशन। तो इसी तरीके से जितने भी MCQs दिए जा रहे हैं उसमें भी जो है हम ये मतलब ये एक्टिव पार्टिसिपेशन लोगों का होता है कि एक क्वेश्चन को हम 5 या 6 बार रिवाइज करते हैं, ताकि उस क्वेश्चन से हम एक एबिलिटी स्टूडेंट की डेवलप कर लें कि अगर ये क्वेश्चन ना आए डायरेक्टली, बट स्टिल द स्टूडेंट इज एबल टू गेन दैट एबिलिटी कि इसी तरीके से इसी लाइंस पे अगर सिमिलर क्वेश्चन पूछ लें यूपीएससी, तो स्टूडेंट इज एबल टू कंप्लीट दैट क्वेश्चन और उससे उसकी मार्क्स पूरी तरीके से मिल जाए। तो ये हमारा 2 अप्रोच रहा है जिससे हम मेक श्योर कर रहे हैं कि ट्रेंड यूपीएससी का और यूपीएससी की प्रेडिक्टेबिलिटी में हमारी पूरी रिसर्च टीम एक साथ बैठकर अपने इनपुट्स के साथ क्वेश्चंस एज वेल एज फॉर दैट मैटर हमारी फैकल्टी के साथ बैठ के उनकी जो अप्रोच लेक्चर गिविंग अप्रोच है उस पर भी हम वैसे ही चेंजेस ला रहे हैं जिस तरीके से एग्जाम का ट्रेंड ठीक है। फाउंडेशन बैच 1 के बहुत सारे स्टूडेंट्स तो आपसे बातचीत कर रहे हैं लगातार, तो उस एक्सपीरियंस को भी ज़रा शेयर कीजिए। क्या एक्सपीरियंस वो शेयर कर रहे हैं आपके साथ, कैसा लग रहा है उनको फाउंडेशन बैच 1 के लाइव क्लासेस लेकर? तो जब हमारा फर्स्ट क्लास हुआ था फाउंडेशन बैच 1 का, तो 6 PM द क्लास स्टार्टेड एंड हम सब ऑफिस में थे। हाँ बिल्कुल। और काफ़ी जुबिलेंट माहौल था वो, क्योंकि हमारे लिए इट वाज अ न्यू स्टार्ट
टू द जर्नी। जब क्लासेस ख़त्म हुई तो हमने फिर स्टूडेंट्स को कॉल बैक किया और पूछा कि एक्सपीरियंस कैसा था, एंड दे वर ऑल डिलाइटेड कि एट दिस अफोर्डेबल प्राइस, इस प्राइस पॉइंट पे हम वो वाव फैक्टर दे रहे हैं। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स को कहा गया कि आप अपने मेंटर से बात कीजिए। मेंटर से अभी जो बात हुई हमारी, उससे ये पता चला कि हमारे स्टूडेंट्स, जैसा राहुल ने कहा, वो देश के विभिन्न अंगों से आए हुए हैं और स्पेसिफिकली काफ़ी रिमोट एरिया से। तो उनके लिए ये एक उम्मीद है, स्टडी आईक्यू एक उम्मीद है उनके लिए कि हाँ, कि वी कैन चेंज देयर लाइफ्स, वी कैन इनेबल देयर ड्रीम्स। तो ये अपने आप में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम सब स्टडी आईक्यू टीम के लिए ये गर्व की बात है कि भरोसा किसी ने आप पे दिखाया है, वो भी इतने दूर दराज के बच्चे हैं ये, ठीक है, और जज्बा रखते हैं कि हाँ, देश के लिए कुछ करना है। तो इससे अच्छी तो कोई बात नहीं हो सकती। ठीक है, मेंटोरशिप प्रोग्राम का जिक्र आ गया, तो मेंटोरशिप प्रोग्राम पर हालांकि आपसे विस्तार से बात हुई है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा इस वीडियो में भी कि थोड़ा मेंटोरशिप प्रोग्राम को समझें, कैसे डिज़ाइन किया गया है इसे। देखिए, मेंटरशिप की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक स्टूडेंट जब तैयारी करने की फेज़ पे आता है, तो वो एक जर्नी पे मतलब अपने आप को एक जर्नी में डालता है, जिसकी ग्रेटिफिकेशन या सफलता जो है आपको 1.5 साल बाद ही पता चलती है। तो इस पे एक चीज़ होता है कि हाँ, आप एक सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, फिर आपको नोट्स दे दिया जाता है, आपको MCQs दे दिया जाता है, मगर इसके बावजूद आपको एक दोस्त, एक सारथी की ज़रूरत होती है जो आपको सही डायरेक्शन पे ले जाए। आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। हो सकता है आपको एकेडमिक प्रॉब्लम्स फेस करने हो, जैसे आर्ट्स के बच्चे हैं उनको CSAT नहीं समझ में आता है, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उनको जो है सोसाइटी के नुआंसेस नहीं समझ में आते हैं, पॉलिटी के मतलब लीगल लैंग्वेज नहीं समझ में आता है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे और ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करने वक्त जो है आपको जो सोल्यूशन है वो फैकल्टी तो प्रोवाइड करेगी, बट एट द सेम टाइम एक मेंटर ऐसा होता है जिन्होंने ये सारे प्रॉब्लम्स खुद फेस किए हैं, तो वो आपको एक सही डायरेक्शन में बता देंगे ताकि आपका सोल्यूशन जो है वो डे 1 में प्रोवाइड कर दें। तो मेंटरशिप जो है हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं 1-to-1 मेंटरशिप, जिसमें आपको हर स्टूडेंट को एक मेंटर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें आप उनको जो है एनी टाइम एक डेमोक्रेटिक तरीके से आप उनको एक मतलब मल्टी चैनल वे में कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप उनको मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और फिर उनसे जो है एक टाइम ले सकते हैं स्लॉट, जिसमें आप डिटेल में आप जितने भी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं ऑन अ डेली बेसिस वो आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। अब रही बात प्रॉब्लम्स की, अब प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को जैसे मैंने बताया, एक है एकेडमिक प्रॉब्लम कि आपको किसी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग में कमी आ रही है, फिर आपको जो है नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम्स भी बहुत होती हैं, जैसे आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, सोसाइटल प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है और जो है आपको मेंटल प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड टिल यू हैव क्लियर्ड योर इंटरव्यू। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है। तो ये प्रेशर को फेस करने के लिए आपको एक फ्रेंड, एक गाइड और एक मेंटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो है हम पर्सनलाइज तरीके से आप हर स्टूडेंट को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बावजूद जो है हम एक ग्रुप मेंटरिंग सेशन भी करते हैं, जिसमें आपको जो है रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट आएंगे और वो भी आपको जो है एक पर्पस प्रोवाइड करेंगे। जब वो अपना व्यू पॉइंट रखेंगे और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो आपको खुद समझ में आएगा कि जो जर्नी में आप गए हो 1.5 साल या 2 साल के लिए, जिस तरीके से आप एक पर्पस ड्रिवन अप्रोच में आप जो है देश की सेवा करना चाहते हो, तो आप एंड में जब आप एक ब्यूरोक्रेट बनोगे, एक IAS ऑफिसर बनोगे, तो आप क्या क्या प्रॉब्लम्स सॉल्व करोगे, क्या क्या सोसाइटल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, ये सारे प्रॉब्लम्स जब आप सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा कि ये जो मैं आज हार्डशिप कर रहा हूँ ये एक वर्थ इट है। तो ये चीज़ हम आपको ग्रुप मेंटरशिप सेशंस में प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से आपको एक कंप्लीट मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू आपको हम गाइड करेंगे ताकि आप वो सारी गलतियां ना करें, आपका जो प्रिपरेशन है वो डिरेल ना हो और आपका जो है सक्सेस रेट ये इम्प्रूव हो जाए। चलिए, एक अंतिम सवाल राहुल आपसे जानना चाहते हैं, हालांकि जवाब इसका फुरकान ने थोड़ा बहुत दे दिया था, कि मैं एक लाइव क्लास में स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैंने एडमिशन लिया है और 8 बजे किसी वजह से मैं क्लास नहीं कर पाता हूँ सुबह सुबह, तो फिर वो क्लासेस मुझे कैसे मिलेंगी और कब मिलेंगी, इस बारे में बता दीजिए। इसको मैं पहले उत्तर दूं तो इसके पहले एक छोटी सी चीज़ जिस पे दिनेश कह रहे थे उसी पे मैं थोड़ा सा कंटिन्यू कर दूं कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अर्जुन और दुर्योधन, जय और पराजय के बीच में जो अंतर था वो एक मेंटर का ही था। और वो मेंटरशिप जो हम दे रहे हैं वो एक प्रोत्साहन है। जब बच्चा आधर में है, जब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं सूझ रहा है,
तो उसके पास हमने मेंटर का सपोर्ट दिया हुआ है, और मुझे लगता है कि ये बहुत कारगर होगा, ये बहुत मदद करेगा उसकी इस जर्नी में। दूसरी चीज़, जैसा किसी कारणवश अगर वो बच्चा अपनी क्लास मिस कर देता है या छूट जाती है, तो हमने जो है रिकॉर्डेड क्लासेस, जो हमारी लाइव क्लासेस हो रही हैं, वो हमने हमारी ऐप पे भी डाली हैं और उसे हम वेब पे भी डाली हैं। तो अगर उसने हमारा कोर्स लिया हुआ है तो वो हमारे उस रिकॉर्डेड लेक्चर को जो उसका मिस हुआ है, किसी भी समय, किसी भी दिन और कितनी भी बार वो जाके, चाहे उसके पास वेब का एक्सेस हो तो वेब पे या ऐप पे, कहीं से भी अपनी सुविधा अनुसार देख सकता है। चलिए, तो ये पूरी बैकएंड टीम से मुलाकात हुई। फिर मैं कहूँगा ये पूरी टीम नहीं है, क्योंकि जब भी हम लोग कोई वीडियो इस तरह का बना रहे होते हैं कि आपको पूरी बात पता चल जाए, एक एक फीचर से आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे सवाल आ रहे हैं जिसमें लगता है कि आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए, कहीं से भी रत्ती भर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इस बैच में एडमिशन लेने के पहले। तो एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग हमारे वो काम कर रहे होते हैं जिनको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, इसलिए हम लोग 4-4, 5-5 इस तरीके से लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद है आपको सारे फीचर्स ठीक से समझ में आए होंगे और ये भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से साइंटिफिकली और एक वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में इसे डिज़ाइन किया गया है, ताकि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत ना आए और अंत तक ये साथ बना रहे। जैसे आप लाइव फाउंडेशन बैच 2 में या 1 में जब एडमिशन ले रहे हैं, अब दूसरा बैच 11 जुलाई से शुरू हो गया है और शुरू होने वाला है, एडमिशन्स ओपन है, पहला बैच फुल हो चुका है तो उसके एडमिशन्स क्लोज करने पड़े हैं। तो ऐसा ना हो कि आपने कोर्स किया और फिर स्टडी IQ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, बल्कि आपको उस मुकाम तक पहुंचाकर, आपका एग्ज़ाम निकलवा कर, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पूरी टीम निभा रही है। तो इस वीडियो से उम्मीद है आपको बहुत कुछ मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान रखिए। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।